हेलो एंड वेलकम टू विजय सर क्लासेस। विजय सर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रंजिता, आपकी इकोनॉमिक्स कोच, आपकी गाइड, आपकी हेल्पर, और मैं यहां पर हूं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए। क्लास 11th इकोनॉमिक्स यूनिट 5 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 4 थ्योरी ऑफ डिमांड। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड एक्चुअली है क्या। ठीक है, मांग, हाँ इसको हिंदी में कहते हैं मांग। ठीक है, ये मांग की अवधारणा क्या है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिजायर टू बाय, डिजायर मतलब एक इच्छा होना है ना, डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विथ सफिशिएंट परचेसिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। ठीक है, अब हम लोग इसको समझते हैं वो क्या है कि डिमांड एक्चुअली क्या है, एक इच्छा है। ठीक है, किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा है। डिमांड, डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा है। बैक्ड विद, लेकिन इच्छा होना ही काफी नहीं है, बैक्ड विथ सफिशिएंट परचेसिंग पावर, खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए। एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड, और उसको खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक है, पैसा पास में है, परचेसिंग पावर है पास में, लेकिन इसके बाद भी वस्तु को खरीदने की इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें क्या आ गया, ये कमोडिटी जो है, कमोडिटी को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद परचेसिंग पावर होना चाहिए एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, वो है डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीजें हमारे सामने आ गई। अगर हम देखें तो ये है डिजायर, नीड एंड डिमांड, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि इच्छा, आवश्यकता और मांग। कई बार क्या होता है, ये तीनों ही जो टर्म्स हैं इसको एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन इन दोनों में क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है काफी। ठीक है, डिजायर मतलब इच्छा होना, इच्छा तो हमारी बहुत सी होती है। ठीक है, हमारे पास खर्च करने की क्षमता हो ना हो, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में इच्छाएं बहुत होती हैं, तो वो, लेकिन वो फुलफिल हो कि ना हो ये बात की बात है। तो इच्छा मतलब इच्छा ही। ठीक है, अब नीड क्या है, आवश्यकता। अगर परचेसिंग पावर किसी के पास में है तो उसकी जो पहले जो हमारी इच्छा थी वो हमारी आवश्यकता बन जाती है। हो सकता है कोई पर्सन है, उसके पास उतना उसके पास पैसा ना हो, लेकिन कार खरीदने की इच्छा है, तो वो केवल इच्छा ही है। ठीक है, मतलब पैसा नहीं है, इच्छा है। कल को अगर उसके पास पैसे आ जाते हैं तो वो जो कार खरीदने वाली जो इच्छा थी वो किस में बदल जाएगी, वो नीड यानी कि आवश्यकता में बदल जाएगी। ठीक है, और जब डिमांड इसको कब कहेंगे, अब उसके पास पैसा भी है। ठीक है, पैसा भी है, और उसके बाद उसको खरीदने के लिए उसके पास में क्या है, विलिंगनेस भी है। ठीक है, तब हम इसको क्या कहेंगे, डिमांड। अब वो डिमांड करेगा, है ना। तो जब हम लोग डिमांड की बात करेंगे तो हमको दो चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, एक प्राइस का और एक टाइम का। डिमांड शब्द हमेशा वस्तु की कीमत से जुड़ा रहता है और ये एट अ पर्टिकुलर टाइम से संबंधित होता है, किसी खास समय, निश्चित समय से ही ये जुड़ा होता है। हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, नहीं इससे पहले शायद हमने नहीं पढ़ा है। डिमांड में ही हम ये पढ़ेंगे कि जैसे कि प्राइस, जब किसी वस्तु की, किसी कमोडिटी का जब प्राइस बढ़ता है, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है ना, कि जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो क्या हो जाता है, उसका डिमांड कम हो जाता है। हम लोग भी अपने डेली लाइफ में ऐसे ही करते हैं। जब हम कभी मार्केट जाते हैं तो हम क्या है, किसी भी चीज़ का प्राइस हम पहले पूछते हैं, है ना, कीमत पहले पूछते हैं। अगर कीमत बहुत ज़्यादा लगता है, अगर कीमत हमको बहुत ज़्यादा लगता है, प्राइस अगर बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु की हम कम डिमांड करते हैं। सेम यही चीज़ है। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसकी ज़्यादा डिमांड करते हैं। ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ये डिमांड के साथ में जुड़ा हुआ है, और इस चीज़ को याद रखना है, ये लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे
प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको याद रखना। और जैसे कभी एग्जाम में पूछा जाता है ना, ये जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे उस समय भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी समय है तो मैं अभी बता दूं कि जब कभी डिमांड के बारे में कुछ भी पूछा जाता है और आप ये इस तरह से, आप लोगों को ये एरो बना के इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। तो हम फाइनली ये कहेंगे डिमांड इज डबल लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए, डिमांड इज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज डिजायर्ड एंड कैपेबल टू बाय इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल पॉसिबल प्राइस। ये जो इतनी चीज जो हमने कही उसी को क्या है, इस वे में कह दिया गया है, ठीक है। डिमांड क्या है, डिमांड इज ए क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब किसी वस्तु की वह मात्रा है, मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है विच अ कंज्यूमर इज डिजायर्ड, जो एक कंज्यूमर इच्छा रखता है, एंड कैपेबल टू बाय, खरीदने की क्षमता भी रखता है, इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, है ना, एक दिए गए निश्चित समय में, एंड ऑल पॉसिबल प्राइसेस, उस समय जितनी भी संभावित कीमत हो उस कमोडिटी की, उस प्राइसेस में वो खरीदने के लिए तैयार रहता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को डिमांड कहते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोगों के समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर देखें तो डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिमांड को अगर हम देखें तो उसके हमको क्या 4 एलिमेंट हमको इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम इसी की ही अगर इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो यहाँ पर क्या है, हमको 4 एलिमेंट्स देखने को मिले यहाँ पे। सबसे पहला है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, यहाँ पर ये क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी हमने देखा, मात्रा, वस्तु की मात्रा, कमोडिटी की मात्रा होती है इसमें, है ना। डिजायर टू बाय, खरीदने का डिजायर होना चाहिए, आपके पास में पैसा बहुत सारा है लेकिन उसको, उस वस्तु को खरीदने की इच्छा ही नहीं है, डिजायर ही नहीं है, तो वह कहाँ से डिमांड हुआ, ठीक है। तो उस वस्तु को बाई करने की, कमोडिटी को बाई करने का डिजायर होना चाहिए। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, प्राइस जो है, बिना प्राइस के आप किसी कमोडिटी को कैसे परचेज करोगे, डिमांड कैसे करोगे। तो प्राइस जो है एक तीसरा एलिमेंट है इसका, और 4th एलिमेंट है टाइम, एक दिए गए निश्चित समय की ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 4 एलिमेंट है वो डिमांड से जुड़े होते हैं, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। एक और चीज है यहाँ पे, डिमांड के बारे में तो हमने अभी पढ़ लिया कि डिमांड क्या होता है। एक दूसरा शब्द होता है क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि मांगी गई मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड। तो डिमांड के बारे में हमने तो पढ़ लिया, तो इसको तो हम अभी और करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट देखते हैं कि ये क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। क्वांटिटी डिमांडेड रिफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी डिमांडेड एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है जो कि परचेज किया जाता है एक स्पेसिफिक प्राइस में, ठीक है। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, वो परचेज करे कि ना करे वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन वो ये बता दिया गया है कि वो परचेज किया जा सकता है उसमें, ठीक है। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें यही बेसिक डिफरेंस है। इसमें हमेशा क्या है, प्राइस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके आगे का डेवलपमेंट देखते हैं। अब हम जानेंगे डिमांड शेड्यूल क्या है, ठीक है। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल, ये एक टेबल है। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल showing the relation between different quantities of a commodity to be purchased at different price of that commodity, ठीक है। डिमांड शेड्यूल क्या है, एक ऐसा टेबल है जिसमें अलग अलग क्वांटिटी जो है उसके और अलग अलग प्राइजेस, उनके बीच में रिलेशन को बताया जाता है, ठीक है, किसी भी एक कमोडिटी के। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो डिमांड शेड्यूल होता है ये भी क्या है,
दो तरह का हो सकता है, एक तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो सकता है और दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, सबसे पहले तो हम लोग इसमें आएंगे कि ये एक्चुअल क्या होता है। इट रिफर्स टू डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर इन द मार्केट। अगर किसी मार्केट में एक ही बायर है, एक ही खरीदने वाला है, ठीक है, तो वो किन किन प्राइजेस में कितने कितने कमोडिटी यूनिट्स खरीदेगा, ये उसका जो रिलेशन है, वो जो टेबल है, वही इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ इस टेबल में देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या है, PX, P मतलब प्राइस और X मीन्स वो कोई भी कमोडिटी हो सकती है, हमने उसका नाम दे दिया है। ठीक है, तो ये जो प्राइस है उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, ये देखिए रुपीस में हम एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा ये QX लिखा हुआ है, Q मीन्स क्वांटिटी और X मीन्स कोई भी कमोडिटी हो सकती है, उसको हमने X नाम दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस 1 रुपीज़ होता है, ये रुपीज़ वाला है ना, ये देखिए यहाँ पर PX लिखा हुआ है, तो जब किसी कमोडिटी का प्राइस 1 रुपीज़ होता है तो एक सिंगल बायर है उसकी 4 यूनिट परचेज करता है। जब उसी कमोडिटी का प्राइस 2 रुपीज़ होता है, अब रेट बढ़ गया 1 रुपये ज़्यादा, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, क्वांटिटी भी क्या है, कम हो गया। पहले 4 था, अब 3 हो गया। जब उसी वस्तु की प्राइस 3 रुपए होती है तो क्वांटिटी भी कितना हो जाता है, घट के अब 2 हो गया, है ना। और जब उस वस्तु का प्राइस 1 से बढ़ के जब 4 हो जाता है तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, क्वांटिटी कितना हो जाता है, यहाँ पर 1 हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको साफ साफ ये देखने में मिल रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता जाता है। भी थोड़ी देर पहले सेम इसी चीज को हमने देखा था, है ना। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसके अपोजिट कि प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। यहाँ पर आप देख रहे हो प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है, यहाँ पर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है। तो ये हमने क्या देखा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के इससे देखा। अब हम किस में आएंगे, हम मार्केट डिमांड में आते हैं। ठीक है, तो मार्केट डिमांड हम किसको कहेंगे, इट रिप्रेजेंट डिमांड फॉर अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी का जो डिमांड है, विच द कंज्यूमर इंटेंड टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक सिंगल बायर था, यहाँ पर हम पूरे मार्केट के कंज्यूमर्स की बात कर सकते हैं। मार्केट में 1 2 3 4 बहुत सारे कंज्यूमर हो सकते हैं, लेकिन हम अपने एग्जाम्पल में क्या है, एक से ज़्यादा ही ले सकते हैं, हम सभी को थोड़ी ना ले सकते हैं। तो हमने क्या है, यहाँ पर केवल किसको, 2 कंज्यूमर को लिया है, कंज्यूमर A एंड कंज्यूमर B। हमने यहाँ पर केवल 2 कंज्यूमर को लिया है और उसी को मार्केट मान लिया है। ठीक है ना, तो सेम आपने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की तरह आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए PX वस्तुओं का प्राइस लिखा हुआ है और इन वस्तुओं का जब ये प्राइस होता है तो कंज्यूमर A और कंज्यूमर B दोनों कितना डिमांड करते हैं, ये आपके सामने है। यहाँ पे देखिए, जब किसी वस्तु का मूल्य 1 रुपए होता है तो कंज्यूमर A उसके 4 यूनिट परचेस करता है, लेकिन कंज्यूमर B 5 यूनिट परचेस करता है, राइट। जब उस वस्तु का मूल्य 2 रुपए होता है तो कंज्यूमर A 3 यूनिट परचेस करता है और कंज्यूमर B है वो 4 यूनिट परचेस करता है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये 4 और 5 टोटल कितना हुआ, मार्केट टोटल कितने का हुआ, 9 यूनिट, क्वांटिटी जो है वो 9 की हुई। यहाँ पर आप देखिए, जो जब 2 रुपए होता है तो कंज्यूमर A 3 और कंज्यूमर B 4, यानी कि 3 और 4 इक्वल टू यहाँ पर आ गया 7। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जब प्राइस 3 रुपीज़ होता है ना, तो 3 में मतलब देखिए प्राइस बढ़ता जा रहा है तो यहाँ क्वांटिटी क्या है, घटती जा रही है। कंज्यूमर A 2 यूनिट परचेस करता है 3 रुपए में, तो वहीं कंज्यूमर A 2 यूनिट परचेस करता है 3 रुपए में और कंज्यूमर B 3 यूनिट परचेस करता है ₹3 में। तो यहाँ पर आप टोटल मार्केट क्वांटिटी क्या देखोगे, डिमांड क्या देख रहे हो, 2 + 3 = 5। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर क्या है, ये देखिए, जब उस वस्तु का मूल्य ज़्यादा बढ़ के 4 रुपए हो जाता है तब कंज्यूमर A जो है उसका केवल 1 यूनिट परचेस करता है, लेकिन कंज्यूमर B जो है वो
2 यूनिट परचेस करता है या डिमांड करता है। परचेस करता है मीन्स यहाँ पर हम डिमांड की बात कर रहे हैं ना। तो टोटल हमारा मार्केट डिमांड कितना हुआ, 1 + 2 = 3। तो यहाँ पर भी आपको वही सेम चीज देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे प्राइस जो है, प्राइस कम है तो ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, और प्राइस ज़्यादा है तो कम डिमांड है। लेकिन यहाँ पर हमने इंडिविजुअल के फॉर्म में देखा, यहाँ हम पूरे मार्केट को देख रहे हैं। लेकिन दोनों ही चीज़ों में ये साफ साफ निकल के सामने बात आ रही है कि जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे का डेवलपमेंट हम देखेंगे। आइए अब हम देखेंगे डिमांड कर्व। तो ये डिमांड कर्व हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी होगा और मार्केट डिमांड कर्व भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल और मार्केट ये दोनों शब्दों पर तो नहीं जाएंगे, इसको हम पहले ही समझ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम डिमांड कर्व क्या होता है हम यही देखेंगे। ठीक है, इट इज सिंपली अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल किसको बोलते हैं, ये है हमारा डिमांड शेड्यूल। ठीक है, of demand schedule showing how quantity demanded of a commodity is related to its own price। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड और ये किसी भी कमोडिटी का प्राइस है एक दूसरे से किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने डिमांड शेड्यूल जो है हमारा ये पहले से ही बना हुआ था। सबसे पहले तो हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में हम बात करेंगे। तो ये शेड्यूल हमारा बना हुआ है जो हमको शो करता है कि देखिए किस तरह से, जैसे यहाँ पर साफ साफ आप देख पा रहे हो कि अगर कोई भी चीज़ हो, अगर वो 1 रुपये है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 4। ठीक है, रेट जैसे ही बढ़ रहा है, 1 से बढ़कर अब वो 2 रुपीज़ हो गया है, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, 3 रुपीज़ होने पर 2 और 4 रुपीज़ होने पर क्वांटिटी डिमांडेड 1 हो गया। तो हमको साफ साफ यहाँ पर पता चल रहा है कि प्राइस जैसे जैसे हाई होता जाता है उसकी डिमांड क्या है, घटती जाती है। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं कि प्राइस जैसे जैसे घटता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती जाती है। कुछ नहीं करना है, इसी को हमको ग्राफ में यहाँ पर शो कर देना है। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने क्वांटिटी को दिखाया है, वाई एक्सिस में हमने प्राइस को दिखाया है। ये देखिए किस तरह से हमने दिखाया है कि प्राइस अगर 1 रुपये है तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 है। ये सेम इसी चीज़ को हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है। 2 रुपये होने पर क्वांटिटी डिमांडेड 3 रुपये होने पर क्वांटिटी डिमांडेड 2 और 4 रुपीज़ होने पर क्वांटिटी डिमांडेड 1 हो जाता है। और जब हम ये इनके पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमको एक लाइन मिलती है जो कि लेफ्ट टू राइट स्लोप करती हुई मिलती है, जिसको हमने डी से इंडिकेट किया है। तो ये हमारा हो गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, अब हम आते हैं मार्केट डिमांड कर्व पर। मार्केट डिमांड शेड्यूल हमने ऑलरेडी देख लिया है कि वो क्या है। ये देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है। देखिए चीज़ों का प्राइस जो है ये इसी के ही जैसा है, 1 2 3 4। अब मार्केट में इतने सारे लोग होते हैं, हम सभी के सभी को तो इसमें हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया है, हमने 2 कंज्यूमर यहाँ पर ले लिए हैं, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी, और उसी को हम मार्केट मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये सेम, ये जो कंज्यूमर ए है वो तो सेम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के जैसा है। यहाँ पर 1 2 3 4 रुपीज़ होने पर क्वांटिटी डिमांडेड 4 3 2 1 है, राइट। लेकिन बी कंज्यूमर जो है इसके लिए क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिफरेंट हो सकती है भी, कि जब किसी वस्तु का मूल्य 1 रुपये होता है तो वो उसकी 5 यूनिट जो है वो डिमांड करता है। 2 रुपीज़ होने पर 4, 3 रुपीज़ होने पर 3 और 4 रुपीज़ होने पर उस वस्तु के 2 यूनिट वो डिमांड करता है। ठीक है ना, क्वांटिटी डिमांडेड। अब ए और बी हमारे कंज्यूमर हैं, और अगर हम पूरे मार्केट की बात करेंगे, है ना, जो यहाँ पर हमने मार्केट को क्या मान के चला है कि पूरे मार्केट में केवल 2 कंज्यूमर हैं, ए और बी, होते बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पूरे मार्केट की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, ए और बी ही आएगा सिर्फ। तो यहाँ पर पूरे मार्केट का क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, यहाँ 4 + 5 = 9, 3 + 4 = 7, 2 + 3 = 5 और 1 + 2 =
3, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, पूरा मार्केट का डिमांड है इतने रुपीस में। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 1 रुपए अगर उस वस्तु की का कीमत है तो मार्केट में उसका क्वांटिटी डिमांडेड है 9। 2 रुपए जब ये बढ़ जाता है तो ये देखिए कम हो गया 7, 3 रुपए हो जाने पर 5 और 4 रुपए हो जाने पर उस वस्तु की मार्केट क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई है, 3 हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमको साफ साफ पता चल रहा है कि जब चीज़ों का मूल्य कम था, जब किसी कमोडिटी का मूल्य कम था तो उसका डिमांड क्या था, ज़्यादा था। और जैसे जैसे मूल्य ज़्यादा बढ़ता गया, प्राइस ज़्यादा बढ़ता गया, आप देख पा रहे हो मार्केट डिमांड में भी वही सिचुएशन देखने को मिल रही है कि डिमांड भी कम होता जा रहा है, ठीक है ना। ये सेम चीज़ जो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ये अप्लाई होता है यहाँ पे। और ये जो मार्केट डिमांड है, अब इसका हमको अगर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करना है तो ये देखिए हमने यहाँ पर कंज्यूमर ए की बात की और ये कंज्यूमर बी, ठीक है। तो कंज्यूमर ए तो हमारा सेम इंडिविजुअल डिमांड कर्व के जैसा है, इसमें और कुछ है नहीं। कंज्यूमर बी भी हमने क्या ले लिया है, हमने इसको यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है कि 1 रुपए पर 5, 2 रुपए पर 4, 3 रुपए पर 3 और 4 रुपए पर 2 यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड कंज्यूमर बी करता है, ठीक है ना। ये कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी, और यहाँ पर हम क्या है, पूरे मार्केट को साथ में लेके चल रहे हैं, यानी कि ए और बी, इसको हम क्या है, पूरा मार्केट मान के चल रहे हैं। तो हमारा पूरा मार्केट यहाँ पर क्या है, ये वाला पोर्शन हमारा पूरा मार्केट है, हम उसी को इंडिकेट कर देंगे। यहाँ पे देखिए 1 रुपए में 9, तो ये देखिए ये जब वस्तु की कीमत 1 रुपए थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 9। सेम वही चीज़ 2 रुपीज़ होने पर 7, 3 रुपीज़ होने पर 5 और 4 रुपीज़ होने पर यहाँ पर 3 क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि किसको दिखा रहा है, मार्केट को दिखा रहा है, मार्केट डिमांड कर्वों को दिखा रहा है। जब हम ये ऐसा लाइन जो हम जब इनके पॉइंट्स को हम एक लाइन कर देंगे तो हमको क्या है, एक इस तरह का लाइन मिल जाता है जिसको हमने किससे इंडिकेट किया है, डी, जो कि डिमांड को बता रहा है, डिमांड कर्वों को बता रहा है, उससे इंडिकेट हमने किया है। ओके, तो जब कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन कभी आता है तो आप लोग पूरा इसी तरह से ये ग्राफ और ये इसमें डिमांड शेड्यूल ये पूरा जो है वो बना के आप लिखने की पूरी कोशिश करोगे, ठीक है। तो चलिए आज तो हमारा ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है, और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। ओके, टिल देन गुड बाय।